हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज को हमने स्टार्ट कर दिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4। अब आप बोलेंगे सर लेक्चर नंबर 3, 2 और 1 कहाँ पे है। तो बेटा प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में प्रारंभ सीरीज क्लास 12 बिजनेस स्टडीज नाम से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहां पे आपको तीनों लेक्चर्स अच्छी तरीके से पढ़ने को मिल जाएंगे। तो मेरी आपसे पहले ये एडवाइस है कि आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। उसके बाद आप ये मेरे साथ लेक्चर नंबर 4 को पढ़ने की कोशिश करें। बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको वो तीनों लेक्चर्स पढ़ाए हैं। आप जाके उनके नोट्स बनाएं, नोट्स बना के अच्छे से उनको पढ़ें, रिवाइज करें और कोई डाउट आता है तो अपने सवालों को आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और ऐसे ही प्रारंभ सीरीज में आपके लिए वीडियोस आगे आती रहेगी। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है बच्चों, चाहे वो अकाउंटेंसी की हो, इकोनॉमिक्स की हो या बिजनेस स्टडीज की हो, तो वीडियोस को आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसी तरीके से शानदार आपके लिए आगे भी वीडियोस आती रहेगी और 150 डेज में आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि आज के हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो एक बार फटाफट से हम रिकॉल करते हैं कि हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था। हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन को समझा था कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसको हमने अच्छी तरीके से समझा था। देन हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को समझा था कि आखिर मैनेजमेंट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या थी और इसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी, उसको हमने समझने की कोशिश करी। देन हमने बात करी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है और इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस समझने की कोशिश करी। इफेक्टिवनेस जो कि टाइम पे टास्क को कंप्लीट करने के बारे में बातचीत करती है और एफिशिएंसी जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बातचीत करती है कि मिनिमम इनपुट के साथ हम क्या निकाल के लाएं, मैक्सिमम आउटपुट निकाल के लेके आए। देन हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की, कि आखिर मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। और उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि एक मैनेजमेंट की बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। आज का जो हमारा ये लेक्चर रहने वाला है लेक्चर नंबर 4, इसमें हम बात करेंगे बेटा नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि आखिर मैनेजमेंट का नेचर होता क्या है। तो फटाफट से एक बार मैं आपके सामने यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की प्रवृत्ति कैसी होती है, मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल बनता है, बहुत अच्छा सवाल बनता है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट को अब हमें समझना है कि आखिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट है क्या, यानी कि इस मैनेजमेंट की यानी कि इस प्रबंधन की प्रवृत्ति क्या है। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये इसी टॉपिक के ऊपर क्या रहने वाला है बेटा, फोकस करने वाला है कि आखिर मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। तो देखिए बेटा डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने मैनेजमेंट के नेचर को डिफरेंट डिफरेंट बताया है। ठीक है, समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। कुछ लोगों का यह मानना है कि मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक आर्ट है, यानी कि मैनेजमेंट एक क्या है बेटा, कला है। ठीक है, कुछ लोगों का यह मानना है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक तरीके का साइंस है, यानी कि विज्ञान है। मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके का साइंस है, यानी कि विज्ञान है। और कुछ ऑथर्स का यह मानना है कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोफेशन हो सकता है। ये अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग विचारधारा है। कुछ ऑथर्स को लगता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, यानी कि मैनेजमेंट एक कला है। कुछ लोगों का मानना है कि मैनेजमेंट एक साइंस है, यानी कि मैनेजमेंट एक विज्ञान है। और कुछ का यह मानना है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि मैनेजमेंट इज ऑन पाथ ऑफ प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो अब यहां पे दिक्कत यह आती है कि सर हम मैनेजमेंट को आर्ट समझे या मैनेजमेंट को हम साइंस समझे या मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन समझे। तो उसको समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आर्ट जो है यानी कि कला जो है वो कहते किसे है, उसके फीचर्स को हमें समझना पड़ेगा। देन हम बात करेंगे साइंस के बारे में कि अगर मैनेजमेंट साइंस है तो मैनेजमेंट को हम साइंस से तो बाद में कंपेयर करेंगे, पहले हम साइंस के फीचर्स को समझेंगे कि आखिर साइंस के फीचर्स होते क्या है। देन उसके बाद हम बात करेंगे प्रोफेशन की। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे
क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, या मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है, या मैनेजमेंट आर्ट साइंस और प्रोफेशन तीनों है, ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। ये आज के इस लेक्चर में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। अब हम वो बाद में पता लगाएंगे, पहले हमें यह समझना है कि आर्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आर्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कला, कला के आखिर फीचर्स क्या होते हैं। सेम वैसे ही हम फीचर्स किसके पढ़ेंगे, साइंस के फीचर्स पढ़ेंगे कि आखिर साइंस के फीचर्स होते क्या है। देन उसके बाद हम क्या समझेंगे, प्रोफेशन के फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। और फिर उन फीचर्स को हम समझ के मैनेजमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जो आर्ट के फीचर हैं क्या वो मैनेजमेंट के अंदर फिट बैठ रहे हैं, जो साइंस के फीचर्स हैं क्या वो मैनेजमेंट के अंदर फिट बैठ रहे हैं, और जो प्रोफेशन के फीचर्स हैं क्या वो मैनेजमेंट के अंदर फिट बैठ रहे हैं। अगर बैठ रहे हैं तो मैनेजमेंट वो है, अगर आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर फिट बैठ रहे हैं तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, अगर साइंस के फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर फिट बैठ रहे हैं तो मैनेजमेंट साइंस भी है, और अगर प्रोफेशन के फीचर्स भी मैनेजमेंट के अंदर फिट बैठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो प्रोफेशन भी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन सब के फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आर्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइंस। और इन फीचर्स को समझने के बाद हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट साइंस है या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ आर्ट के बारे में। हम आर्ट का फीचर सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहला देखिए बेटा, इसके अंदर हम क्या समझेंगे, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसे हम थ्योरेटिकल नॉलेज भी कह सकते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज भी इसे हम कह सकते हैं। नोट करो बेटा मेरे साथ पहले आप ये, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं कि ये चीज क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज समझिए बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहला फीचर देखिए बेटा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर आपको कोई कला सीखनी है या आपको कोई आर्ट सीखना है, फॉर एग्जांपल आपको म्यूजिक सीखना है या सिंगिंग सीखनी है, आप समझिए पहले मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं उससे आप इस टॉपिक को लिंक करके समझना। अगर आपको सिंगिंग सीखनी है यानी कि अगर आपको गाना सीखना है या म्यूजिक आपको सीखना है तो आपको सबसे पहले सुर और ताल को पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि अब लोग कहेंगे सर आर्ट को सीखने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पढ़नी पड़ती है बेटा। आपको सुर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ताल आपको पढ़ने पड़ेंगे, राग आपको पढ़ने पड़ेंगे, स रे गा मा पा दा नी सा। इस तरीके से आपको सारे के सारे सुर, सारे के सारे ताल और सारे के सारे रागों के पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज को कंज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस आर्ट के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। चीज समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो अगर पहला फीचर क्या है आर्ट का, कि अगर आपको किसी कला के अंदर परफेक्ट होना है तो सबसे पहले आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी बेटा? थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, जिसमें आप म्यूजिक और सिंगिंग का एग्जांपल बेस्ट फिट बैठता है। अगर आप म्यूजिक बनाने पे काम कर रहे हैं तो आपको सुर और ताल की समझ होनी चाहिए, और सुर और ताल की समझ आपके पास कहां से आएगी बेटा? थ्योरेटिकल नॉलेज यानी कि थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ने से आपके पास ये समझ आएगी। तो पहला आर्ट का फीचर क्या होता है कि आपको कोई भी अगर कला सीखनी है तो उस कला से रिलेटेड जो किताबें हैं या उस कला से रिलेटेड जो थ्योरी बुक्स हमारे पास पड़ी हुई है उसे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, ताकि आपको बेसिक नॉलेज उस पर्टिकुलर आर्ट की अच्छी तरीके से आ जाए। ये चीज क्लियर है बेटा? पहला फीचर आपको आर्ट का समझ में आ गया। अब इसे मैनेजमेंट के साथ इंप्लीमेंट करो। मैनेजमेंट के लिए भी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के। जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे इस क्लास 12th के अंदर, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके हम मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर आपको मैनेजमेंट की काफी सारी किताबें देखने को मिल जाएगी, सोशियोलॉजी की काफी सारी किताबें देखने को मिल जाएगी। एक अच्छे मैनेजर की स्किल्स क्या होती है, एक अच्छे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, एक अच्छे मैनेजर्स की ड्यूटीज क्या होती है, इन सब के ऊपर आपको मार्केट के अंदर थ्योरेटिकल बुक्स मिल जाएगी। तो मैनेजमेंट के अंदर भी अगर आपको परफेक्ट होना है तो आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे सर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही काफी है क्या? तो वो सिर्फ काफी नहीं है, उसके अलावा भी हमें और कुछ चीजें चाहिए। लेकिन हाँ, पहले हमें थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो वापस से लिंक करो। आर्ट का पहला फीचर क्या है? इन केस अगर आपको म्यूजिक सीखना है या म्यूजिक बनाना सीखना है
तो म्यूजिक बनाने से पहले आपको सुर और ताल और रागों का ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? थ्योरेटिकल नॉलेज से। तो ये था पहला फीचर किसका बेटा? आर्ट का। अब इसी फीचर को हम मैनेजमेंट के साथ लिंक करके पढ़ रहे हैं। क्या मैनेजमेंट सीखने से पहले भी हमें कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करना पड़ता है क्या? तो हाँ, मार्केट के अंदर हमें काफी सारी मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल बुक्स मिल जाएगी, जिसे पढ़ के हम मैनेजमेंट फील्ड के अंदर और भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि आर्ट का जो ये पहला फीचर है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, ये मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होता है। बिल्कुल, ये वाला जो फीचर है आर्ट का, हमने आर्ट के फीचर को तो समझ लिया और इसे हमने मैनेजमेंट के साथ लिंक करके समझा। क्या ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है? तो बिल्कुल है। इज दैट क्लियर और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट बेटा? आपको चीजें क्लियर हो गई बेटा? क्लियर हो गई बेटा? अब दूसरा देखिए, दूसरा फीचर क्या है बेटा आर्ट का? आर्ट का दूसरा फीचर आपको देखने को मिलेगा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या देखने को मिलेगा? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसको समझिए बेटा, ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या है, इसको समझिए बेटा। ठीक है बेटा, अब इसको देखिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होता है, यानी कि हर एक पर्सन अपने हिसाब से अप्लाई करता है। इसको समझिए। आर्ट का मैं आपको एक फीचर पढ़ाता हूं, देखिए समझिए। दो चीजें एग्जांपल लो, मैं दो सिंगर्स का एग्जांपल लेता हूं बेटा। एक अरिजीत सिंह का एग्जांपल मैं लेता हूं बेटा आपके सामने, और एक अपन मान लेते हैं आतिफ असलम का एग्जांपल ले लेते हैं। ये दोनों अच्छे सिंगर हैं, मुझे पसंद है। अरिजीत सिंह भी एक सिंगर है और आतिफ असलम भी एक सिंगर है। क्या दोनों के पास गाने की थ्योरेटिकल नॉलेज है क्या? हाँ या ना? बिल्कुल है। दोनों को सुर की नॉलेज है, दोनों को ताल की नॉलेज है, दोनों को रागास की नॉलेज है। बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उस सुर का इस्तेमाल कैसे, कब और कहां करना है, ये अरिजीत सिंह और आतिफ असलम और किसी डिफरेंट सिंगर्स के हिसाब से बदलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए बेटा कि भले ही अरिजीत सिंह भी बहुत अच्छा सिंगर है और आतिफ असलम भी बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन दोनों का इन रागास को या जो इन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज ली है उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है बेटा? अलग अलग है। आप चीजें समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे बेटा? सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने से काम नहीं होगा। हर एक आर्टिस्ट के पास अपनी स्किल होती है, अपनी क्रिएटिविटी होती है कि वो जो उसने थ्योरेटिकल नॉलेज ली है वो उसको इंप्लीमेंट कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने यहाँ के एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे बेटा तो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी सब लोग पढ़ा रहे हैं। कंटेंट भी सेम ही जा रहा है, क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है, पढ़ा सब एनसीईआरटी ही रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल लेवल का पढ़ा रहे होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंटेंट सब सेम ही दे रहे हैं, लेकिन डिलीवर करने का सबका तरीका अलग अलग है। मैं किसी और तरीके से पढ़ाता हूं, शाहरुख सर किसी और तरीके से पढ़ाते हैं, कोई दूसरा एक्स टीचर किसी और तरीके से पढ़ाता है, कोई वाई टीचर किसी और तरीके से पढ़ाता है। तो हर एक टीचर का थ्योरेटिकल नॉलेज तो हम सबके पास है, मेरे पास भी है, शाहरुख सर के पास भी, किसी एक्स और वाई टीचर के पास भी है, लेकिन उसे अप्लाई करने की जो स्किल है, उसे अप्लाई करने की जो क्रिएटिविटी है, वो टीचर टू टीचर क्या करेगी बेटा? वेराई करेगी। वो टीचर टू टीचर क्या करेगी बेटा? अलग होगी। वही मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं कि एक सिंगर को, चाहे वो अरिजीत सिंह हो चाहे वो आतिफ असलम हो, दोनों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन अपनी स्किल और क्रिएटिविटी के हिसाब से वो उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। इसलिए दोनों की जो गुडविल है वो मार्केट में क्या है बेटा? अलग अलग है। चीजें क्लियर है या नहीं है बेटा? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आपको समझ में आया? आर्ट का जो सेकंड फीचर है, क्या फीचर है बेटा? कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेने से काम नहीं चलेगा। थ्योरेटिकल नॉलेज लेने से ही सिर्फ आर्ट के अंदर आप एक परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं बन सकते। आपके पास स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और हर एक इंडिविजुअल अपनी स्किल और क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उस थ्योरेटिकल नॉलेज को डिफरेंट तरीके से अप्लाई करता है। अब क्या ये फीचर सर मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। हर एक कंपनी के अंदर मैनेजर्स होते हैं और हर एक कंपनी के मैनेजर का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ये बात ध्यान रखिए बेटा। कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं बेटा जो अपने सबऑर्डिनेट्स को पावर देते हैं डिसीजन लेने की। कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं बेटा जो सारी डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखते हैं। कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं बेटा जो पार्शियलिटी करते हैं, कुछ चुनिंदा एम्प्लॉयज को आगे बढ़ाते हैं और बाकी एम्प्लॉयज को पीछे गिराते हैं। लेकिन कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं बेटा जो सबको साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो दोनों तरीके के मैनेजर के पास है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका क्या है, दोनों का अलग अलग है। भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो मैंने भी पढ़े हुए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शाहरुख सर ने भी पढ़े हुए हैं, लेकिन उसे अप्लाई करने का तरीका हम दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो याद रखना, क्या आर्ट का ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होता है? बिल्कुल होता है। पहले इस फीचर को समझिए, ये फीचर क्या बोल रहा है। ये फीचर ये बोल रहा है
कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेने से ही काम नहीं चलेगा, अपनी स्किल और क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आपको उस थ्योरेटिकल नॉलेज को इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। और याद रखना, नॉलेज सबके पास बराबर है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वैसे ही हर कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो सब एक ही आइडियोलॉजी के नहीं होते हैं, सब मैनेजर्स अलग अलग होते हैं। मान के चलिए एक मैनेजर है जो डिसीजन मेकिंग पावर को क्या कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है, और एक मैनेजर है जो डिसीजन मेकिंग पावर सारी अपने पास रह रहा है। तो क्या इन दोनों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन एक जो है सबऑर्डिनेट्स को भी पार्टिसिपेट करवा रहा है डिसीजन मेकिंग में, और एक जो है सारे डिसीजन खुद लेना चाहता है। तो दोनों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो पढ़े हुए हैं, लेकिन दोनों का अप्लाई करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो याद रखना, ये जो फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का, जो 8 का फीचर हमने पढ़ा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, वो मैनेजमेंट के अंदर भी इंप्लीमेंट होता है। चीजें क्लियर है बेटा? चीजें क्लियर है? और थर्ड क्या आएगा बेटा? थर्ड फीचर क्या है बेटा 8 का? थर्ड फीचर को हम देखते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप क्रिएटिविटी लेके आएंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने काम के अंदर परफेक्ट होते जाएंगे। अरिजीत सिंह और आतिफ असलम रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर वो क्रिएटिव हो रहे हैं, तब जाके वो अपनी कला के अंदर फाइन और परफेक्ट हो पाएंगे। अगर कोई आर्टिस्ट प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद अपने परफेक्शन को क्या कर देगा बेटा, खो देगा। तो आर्ट का मेन थर्ड फीचर क्या है कि एक आर्टिस्ट को लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने आर्ट के अंदर, लगातार क्रिएटिव रहना चाहिए अपने आर्ट के अंदर। अगर वो क्रिएटिविटी नहीं अप्लाई करता है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो आने वाले टाइम पे अपने परफेक्शन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। सेम क्या ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होता है? बिल्कुल होता है। मैनेजर्स लगातार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, या प्रिंसिपल्स जो होते हैं मैनेजमेंट के, उसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में उसे प्रैक्टिस करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज लेके आते हैं, ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव हो पाए। जब लगातार मैनेजर्स अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपने स्किल्स के साथ प्रैक्टिस करता रहेगा, क्रिएटिव होता रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसके ग्रोथ होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये 3 फीचर्स थे बेटा जो हमने किसके पढ़े हैं बेटा, 8 के पढ़े हैं। और इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो तीनों फीचर्स हैं 8 के, वो मैनेजमेंट के अंदर भी इंप्लीमेंट होते हैं। वापस से एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं बेटा आपको सारी की सारी चीजें। 8 के अंदर, यानी कि अगर आपको म्यूजिक बनाना सीखना है तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्लियर? सेम वैसे ही अगर आपको मैनेजमेंट के अंदर जाना है तो आपको वहां पे भी थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो 8 का जो ये फीचर है वो मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होता है। दूसरा, नॉलेज सबके पास है, लेकिन उसे अप्लाई करने का तरीका सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। हर एक इंडिविजुअल अपनी स्किल और क्रिएटिविटी के हिसाब से उसे क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है, अरिजीत सिंह के गाने का तरीका अलग है, आतिफ असलम के गाने का तरीका अलग है दोनों सिंगर ही है, दोनों के पास सेम थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन अरिजीत सिंह अलग तरीके से गाते हैं और आतिफ असलम अलग तरीके से गाते हैं। तो दोनों के उस थ्योरेटिकल नॉलेज को इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो क्या ये फीचर भी मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि कंपनी टू कंपनी हर एक मैनेजर का एटीट्यूड क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। दोनों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो सेम है, लेकिन उन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने का तरीका सबका क्या है बेटा, अलग अलग है। और थर्ड फीचर क्या पढ़ा हमने 8 का, कि आप अपने आर्ट के अंदर परफेक्ट कब होंगे, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे और अपने काम के अंदर क्या करेंगे, क्रिएटिव आइडियाज लेके आएंगे। जाहिर सी बात है, अरिजीत सिंह अगर रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं करेगा, आतिफ असलम अगर रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगे, आगे जाके उनको गाने के मौके नहीं मिलेंगे। तो लगातार ये लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। सेम ये केस सिचुएशन डिपेंड होती है किस पे बेटा, मैनेजमेंट में। एक मैनेजर को अगर लंबे समय तक ग्रोथ पानी है और लंबे समय तक टिके रहना है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो उसे लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसे लगातार क्रिएटिव आइडियाज लेके आने पड़ेंगे, ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव हो पाए। और जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे तो एक इंडिविजुअल के गोल अपने आप अचीव हो जाएंगे। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो 8 के हमने तीनों फीचर्स पढ़े हैं, वो तीनों के तीनों किसके अंदर इंप्लीमेंट होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज अ आर्ट। क्या कह सकते हैं बेटा हम इसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, क्लियर है बेटा? हम क्यों कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है बेटा, क्योंकि आर्ट के जो तीनों फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक पूरी तरीके से आर्ट है। यहां तक क्लियर है बेटा सभी को, हाँ या ना? ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में। क्या सर मैनेजमेंट साइंस भी है क्या? देखते हैं। पहले हम साइंस के फीचर्स को समझेंगे, उसके बाद हम इसे मैनेजमेंट के साथ लिंक करेंगे। जैसे हमने आर्ट के बारे में पढ़ा, पहले हमने आर्ट के फीचर्स को पढ़ा और उसे फिर मैनेजमेंट के साथ जोड़ा, और हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि हाँ, मैनेजमेंट क्या है, एक
आर्ट है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, वैसे अब हम क्या करेंगे, साइंस के फीचर्स को पढ़ेंगे और साइंस के फीचर्स को पढ़ने के बाद हम उसे मैनेजमेंट के साथ लिंक करके समझेंगे क्या मैनेजमेंट एक आर्ट भी, सॉरी मैनेजमेंट एक साइंस भी है क्या। तो सबसे पहले हम साइंस का फीचर पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। वही सेम आ गया यहां पे भी, क्या आ गया यहां पे, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जाहिर सी बात है साइंस की आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी, लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी बेटा। अगर कोई पर्सन साइंस पढ़ना चाहता है, विज्ञान पढ़ना चाहता है, तो क्या उसे थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है साइंस अगर आपको पढ़नी है तो आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। तो सेम वही केस मैनेजमेंट के अंदर भी इंप्लीमेंट होता है, ये पॉइंट तो सेम ही है, हमने यहां पे भी पढ़ा था ना, आर्ट के अंदर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेने की जरूरत है और मैनेजमेंट के अंदर भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेने की जरूरत पड़ेगी। सेम वैसा ही साइंस के अंदर भी है, ये पॉइंट तो सेम ही है। साइंस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, और साथ के साथ जब आप साइंस में थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट करने के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये वाला जो फीचर है ये तो मैनेजमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हाँ, मैनेजमेंट के अंदर हमें स्टडी मटेरियल या एक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल को पढ़ना पड़ता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा फीचर क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट। क्या लिखा हुआ है बेटा कि साइंस के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा वो लॉजिक और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी का मैं एग्जांपल आपके लिए लेता हूं बेटा। एक कोई साइंटिस्ट पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और पेड़ पे से एप्पल नीचे गिरता है, दिमाग में उसके लॉजिक आया, क्या लॉजिक आया कि ये एप्पल जो है नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो उड़ सकता था, ये नीचे ही क्यों गिरा। तो उसके ऊपर क्या लगा, एक प्रिंसिपल लगा है। वो प्रिंसिपल कौन सा है बेटा, लॉ ऑफ ग्रेविटी का। कौन सा प्रिंसिपल है बेटा, वो कौन सा प्रिंसिपल है बेटा, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी का है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। यानी कि साइंस के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो किसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड होते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। उसके पहले काफी सारे प्रयोग किए गए हैं, उससे पहले काफी सारे लॉजिक बनाए गए हैं। भाई वो जो फल नीचे गिरा है पेड़ से पक के, वो नीचे ही क्यों गिरा है, वो ऊपर की तरफ भी तो उड़ सकता था, वो नीचे ही क्यों गिरा है। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है बेटा, लॉ ऑफ ग्रेविटी का यहाँ पे हमें प्रिंसिपल देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस होते हैं साइंस के अंदर, लॉजिक्स लगते हैं बेटा, तब जाके हम साइंटिफिक के प्रिंसिपल्स क्या कर पाते हैं बेटा, ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन आप समझिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए उस पर ऑब्जर्व किया जाता है। मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ना बेटा, वो ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व करते हुए बनाए जाते हैं। भाई मैनेजर्स जब भी कोई काम करवाना चाहता है तो वो काम किससे करवाएगा, ह्यूमन बीइंग से ही करवाएगा, जाहिर सी बात है। और ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है, जिस तरीके से पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है, वैसे ह्यूमन बीइंग का नेचर भी एक जैसा नहीं होता है। हर एक ह्यूमन बीइंग का नेचर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी को आप इंडिया में प्रैक्टिस करो, चाहे जापान में प्रैक्टिस करो, चाहे चाइना में प्रैक्टिस करो, वहां पे जो एप्पल होगा वो गिरेगा नीचे ही, वो ऊपर नहीं उड़ जाएगा। अभी मत बोलना सर स्पेस में ऊपर उड़ जाता है, स्पेस की मैं बात अलग बता रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं बायोस्फीयर के अंदर की, है ना, अर्थ के अंदर की मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं बेटा, कि अगर हम चाइना में ये वाला प्रयोग करें लॉ ऑफ ग्रेविटी का, या जापान में करें, या इंडिया में करें, या किसी और कंट्री के अंदर करें, वहां पे जो एप्पल होगा वो पक के नीचे ही गिरेगा, ऊपर की तरफ नहीं उड़ेगा। क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, वो हर जगह सेम इंप्लीमेंट होगा, आप उसे कहीं पे भी परफॉर्म करो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। स्पेस का अलग एक्सेप्शन है, लेकिन मैं विद इन दी कंट्री या विद इन दी टेरिटरी ऑफ दी, है ना, बायोस्फीयर की बातचीत कर रहा हूं। तो वहां पे तो लॉ ऑफ ग्रेविटी का रूल जो है एक जैसा ही काम करेगा। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा, वो ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व करके बनाए जाते हैं। और ह्यूमन बीइंग का जो नेचर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर होता है, उसमें लॉजिक्स बदलते रहते हैं, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लगातार चेंजेस करने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो लॉजिक और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो हर जगह सेम ही तरीके से इंप्लीमेंट होंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चलती है। कैसी रिलेशनशिप चलती है बेटा, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एप्पल का नीचे गिरना तो क्या होता है, इफेक्ट होता है। एप्पल का नीचे गिरना, पेड़ पे से जो एप्पल नीचे गिरा वो तो इफेक्ट है, लेकिन उसके पीछे का कॉज क्या है, कॉज क्या है, लॉ ऑफ
ग्रेविटी। तो साइंस के अंदर तो हर एक इफेक्ट के पीछे क्या होता है, कॉज होता है। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व करते हुए बनाए जाते हैं, और ह्यूमन बीइंग का जो नेचर होता है बेटा वो पर्सन टू पर्सन वेराई करता है, इसलिए वहां पे लॉजिक और एक्सपेरिमेंट काम नहीं करते हैं। इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि जो साइंस का ये दूसरा फीचर है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं जो लॉजिक और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड हैं, वो मैनेजमेंट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को स्टडी करके बनाए जाते हैं, और ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है बेटा वो क्या होता है, बदलता रहता है, या हर एक ह्यूमन बीइंग का नेचर जो है, बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग होता है बेटा। इसलिए इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि वहां पे लॉजिक और एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता है, इसलिए साइंस का जो सेकंड फीचर है वो मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तीसरा देखिए बेटा, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। देखिए साइंस के अंदर जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ना बेटा, वो बार बार प्रैक्टिस करके बनाए जाते हैं। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक ही चीज का प्रयोग बार बार डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे किया गया है, तब जाके एक प्रिंसिपल बनता है। हो सकता है ना कि भाई यहां पे जो हमने प्रयोग किया हो वो यहां पे किसी और तरीके का रिजल्ट दे रहा है और किसी दूसरी जगह पे कोई दूसरी तरीके का रिजल्ट दे दे, हाँ या ना। जैसे वही मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी का एग्जांपल ले रहा हूं, लॉ ऑफ ग्रेविटी को आप इंडिया में देखोगे तो भी फल नीचे ही गिरेगा, जापान में प्रैक्टिस करोगे तो भी फल नीचे ही गिरेगा, चाइना में प्रैक्टिस करोगे तो भी फल नीचे ही गिरेगा। तो इससे हमने क्या समझा कि विद इन दी बायोस्फीयर में हम कहीं पे भी ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगाएं तो ग्रेविटी चीज को नीचे ही खींचेगी, ना कि ऊपर की तरफ उड़ाएगी। तो साइंस के अंदर जो प्रिंसिपल्स बनते हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से बनते हैं, बार बार उनको रिपीट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। सेम वैसे ही मैनेजर्स क्या करते हैं बेटा, जब मैनेजर्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में करते हैं, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है कि बिजनेस का जो एनवायरमेंट होता है वो लगातार डायनेमिक है, वो लगातार बदलता जा रहा है। तो हर एक मैनेजर को प्रिंसिपल्स को बदलती हुई सिचुएशन के साथ उन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में वो प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर वो प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करता है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि साइंस के अंदर जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार फल नीचे गिरा और अपने लॉ ऑफ ग्रेविटी फाइनल कर दिया, नहीं, इसे बार बार प्रैक्टिस किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में किया जाएगा, तब जाके लॉ ऑफ ग्रेविटी का प्रिंसिपल बनेगा। सेम वैसे ही मैनेजर भी क्या करता है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करता है वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट के ऊपर करता है, तब जाके वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइंस का फीचर है बेटा थर्ड वाला, वो मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि साइंस के अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के जरिए बनाए जाते हैं। सेम वैसे ही मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें भी बार बार रिपीट किया जाता है, और उन्हें भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में क्या किया जाता है बेटा, इंप्लीमेंट किया जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। क्लियर है? चलिए, और फोर्थ देखिए बेटा, फोर्थ क्या है फीचर साइंस का, फोर्थ है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या है, सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ ग्रेविटी जिस तरीके से इंडिया में काम करेगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी उसी तरीके से जापान, चाइना, यूएई, कतर, ईरान, इजराइल हर जगह पे काम करेगा। मतलब जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल अप्लाइड होते हैं और उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल वैलिड नहीं होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, लगातार बदलता रहता है, तो बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के अंदर भी मॉडिफिकेशन करने होते हैं। साइंस के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो इंडिया में है वो ही लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको जापान में भी देखने को मिलेगी। जापान में ऐसा नहीं है कि फल जो है ऊपर उड़ने लग जाएगा या एप्पल जो है ऊपर उड़ने लग जाएगा। तो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो यूनिवर्सल वैलिड होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उससे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हमें उसके अंदर क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। किसी कंपनी के अंदर अगर एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे मैनेजर जो है सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग सिस्टम रखेगा जहां पे सारे डिसीजन वो ले, तो वो सही है उस जगह पे, वो गलत थोड़ी है। सेम वैसे ही अगर किसी कंपनी के अंदर हम चाहते हैं कि अगर सबऑर्डिनेट चाहते हैं कि वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, तो वहां पे फिर डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया जाएगा। तो एक कंपनी के अंदर सेंट्रलाइज्ड प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है, एक कंपनी के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है। आप इसको ऐसे समझो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक पर्सन के हाथ में है,
डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर सबके साथ शेयर की गई है। अब सबके साथ शेयर करने के बाद अगर कोई पर्सन डिसीजन ले ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है फिर डिसेंट्रलाइजेशन करने का फायदा क्या है, सेंट्रलाइज ही रख लो। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है, क्या हम सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम रखें या हम डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम रखें, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से। तो याद रखना साइंस के प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल वैलिड होते हैं, हर जगह सेम अप्लाई होंगे, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो साइंस का जो ये फीचर है ये मैनेजमेंट के अंदर हमें इंप्लीमेंट होता हुआ देखने को नहीं मिलता है। तो इससे हम क्या समझे बेटा कि जो दो फीचर हैं वो तो मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट हो रहे हैं साइंस के, यानी कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये दो फीचर तो जो है साइंस के वो मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लेकिन ये जो सेकंड और फोर्थ है, यानी कि ये डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये जो दोनों प्रिंसिपल है बेटा ये साइंस के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यानी कि दो फीचर्स तो प्रेजेंट है और दो फीचर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम मैनेजमेंट को प्योर और एग्जैक्ट साइंस नहीं कहते हैं। अगर चारों के चारों फीचर्स साइंस के मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होते तो हम मैनेजमेंट को प्योर साइंस कहते, लेकिन सिर्फ दो फीचर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, दो फीचर्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो हम मैनेजमेंट को क्या कहेंगे? मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। क्या कहेंगे इसे हम? मैनेजमेंट इज अ इनएग्जैक्ट साइंस। इनएग्जैक्ट साइंस क्यों कह रहे हैं, प्योर साइंस क्यों नहीं कह रहे हैं? प्योर साइंस इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि चारों के चारों फीचर्स इंप्लीमेंट नहीं है, सिर्फ दो फीचर जो है साइंस के वो मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या कह के डिनोट करते हैं बेटा कि मैनेजमेंट साइंस तो है लेकिन प्योर साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस। क्या है बेटा? इनएग्जैक्ट साइंस। बताइए बेटा बात समझ में आई या नहीं आई आपको? यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है? पक्का यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है बेटा आपको? यहां तक सारी की सारी चीजें आपको क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए तो हम क्या समझे कि मैनेजमेंट आर्ट तो है, साइंस भी है, लेकिन प्योर साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। अब हम प्रोफेशन से इसे कंपेयर करते हैं, जाहिर सी बात है वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहले प्रोफेशन के फीचर्स को पढ़ेंगे, फिर प्रोफेशन के फीचर्स को हम मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सी बात है, प्रोफेशन में भी पहला क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आपको किसी प्रोफेशन में एंट्री माननी है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है या सीए बनना है या सीएस बनना है, तो आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी बेटा? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। आपको क्या लेनी पड़ेगी बेटा? थ्योरी, सिस्टमैटिक थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी ही पड़ेगी बेटा आपको किसी भी प्रोफेशन में एंट्री माननी है तो। चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, चाहे आपको एमबीए करनी हो, चाहे आपको सीए बनना हो, चाहे आपको सीएस बनना हो, चाहे आपको एडवोकेट बनना हो, तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। सेम वही चीज है, मैनेजमेंट के अंदर भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, तो ये फीचर तो क्या है बेटा? तीनों के अंदर ही देखने को मिल रहा है। तो ये वाला फीचर तो क्या है? प्रोफेशन का मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होता ही होता है। लेकिन अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये क्या है? प्रोफेशन के अंदर हर किसी की एंट्री पॉसिबल नहीं है, यहां पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी प्रोफेशन के अंदर एंट्री लेनी है तो आपको उसके लिए पहले एक एग्जामिनेशन या डिग्री लेनी पड़ेगी। जैसे मैं डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अगर मुझे डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करना है तो मुझे पहले एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर मुझे ऑडिटिंग करनी है तो मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए। अगर मुझे केस लड़ना है तो मेरे पास लॉयर, एडवोकेट या एलएलबी की डिग्री मेरे पास होनी चाहिए, बार काउंसिल की मेरे पास परमिशन होनी चाहिए। यानी कि प्रोफेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी चाहे वो एंट्री मान लेगा। अगर एक इंडिविजुअल को एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है तो वो डॉक्टर की प्रैक्टिस तभी कर पाएगा जब उसके पास एमबीबीएस की डिग्री होगी। यानी कि प्रोफेशन के अंदर एंट्री लेने से पहले आपको एक पर्टिकुलर उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन या उस डिग्री को हासिल करना पड़ेगा, तब जाके आप उस प्रोफेशन को क्या कर पाएंगे? परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन ये कंडीशन मैनेजर के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होती है। अगर आपको किसी कंपनी का मैनेजर बनना है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन या कोई पर्टिकुलर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। हर एक इंडिविजुअल मैनेजर बन सकता है, चाहे उसकी कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो। लेकिन हां, अब बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज सिर्फ उन्हीं लोगों को एज ए मैनेजर अपॉइंट कर रही है जिनके पास एमबीए की डिग्री है। याद रखना बेटा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, प्रोफेशन के अंदर अगर आपको एंट्री माननी है तो आपको इससे आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपको ऑडिटिंग करनी है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपको केस लड़ना है
तो एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी कि प्रोफेशन के अंदर आपको अगर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना है तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, आपने उसका एग्जाम क्रैक किया हो, आपके पास उसकी डिग्री हो, तब जाके आप उसको परफॉर्म कर पाएंगे। वो चीज मैनेजर में भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कंपनी आप देखेंगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ऐसे मैनेजर्स हैं जो 12th पास भी नहीं है, जिन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं करी है, लेकिन वो बहुत अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो अगर आपको किसी कंपनी का मैनेजर बनना है तो उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती है। लेकिन आने वाले कुछ समय बाद, आने वाले कुछ सालों बाद ऐसा देखने को मिल सकता है कि सभी मल्टीनेशनल कंपनीज अब सिर्फ उन्हीं लोगों को एज अ मैनेजर हायर करे जिनके पास एमबीए की डिग्री हो, यानी कि जिनके पास मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो फीचर है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का, ये अभी मैनेजमेंट के अंदर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि मैनेजर बनने के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर डिग्री को हासिल करना पड़े। अभी के लिए मैनेजर बनने के लिए कोई एंट्री में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ भी आप मैनेजर बन सकते हैं। तो प्रेजेंट के सिनारियो में देखा जाए तो ये वाला फीचर जो है वो मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होता है। लेकिन इन फ्यूचर आने वाले कुछ सालों बाद ऐसा हो सकता है कि आपको मैनेजर बनने के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री लेनी पड़े। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फीचर अभी के लिए मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में ये वाला जो फीचर है वो मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट हो सकता है। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए बेटा? ठीक है। तीसरा देखिए, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तीसरा फीचर क्या है बेटा प्रोफेशन का? प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये क्या होता है इसको समझिए बेटा। देखिए, हर एक प्रोफेशन को अचीव करने के लिए बेटा उससे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है बेटा, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कि आपने सीए के सारे एग्जाम्स निकाल दिए। अब सीए के सारे एग्जाम निकालने के बाद आपको अपनी सारी मार्कशीट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास सेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद वो आपको मेंबरशिप का टैग देंगे या उसके बाद वो आपको लाइसेंस देंगे, तब जाके आप अपने नाम के आगे सीए लगा पाएंगे। मान के चलिए आपने एलएलबी तो क्लियर कर ली, लेकिन एलएलबी के बाद आपको बार काउंसिल का एक एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम देने के बाद आपको एडवोकेट का टैग मिलेगा और तब जाके आप कोर्ट के अंदर क्या कर पाएंगे, चुनाव लड़ पाएंगे। सेम वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप एमबीबीएस की डिग्री ले लेंगे तो उस डिग्री को आपको मेडिकल काउंसिल को भेजना पड़ेगा और मेडिकल काउंसिल आपको डॉक्टर का लाइसेंस सेंड करेगा या प्रैक्टिस करने का लाइसेंस सेंड करेगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन से एक रिलेटेड कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ना कोई एसोसिएशन सेटअप की गई है। सेम ये केस जो है मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होता है। मैनेजमेंट के अंदर आज के टाइम पे आपको ज्यादा एसोसिएशंस देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है धीरे धीरे क्या करे जा रहे हैं बेटा, सेटअप किए जा रहे हैं। लेकिन लीगली मैंडेटरी नहीं है कि आप इन एसोसिएशन से अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सीए के सारे एग्जाम निकालने के बाद भी अगर मैंने आईसीएआई से मेंबरशिप नहीं ली तो जाहिर सी बात है मुझे सीए का टैग या मुझे सीए का लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन मैनेजर के साथ ऐसा नहीं है। भले ही इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, लेकिन एज ए मैनेजर परफॉर्म करने के लिए मुझे उनके पास रजिस्ट्रेशन करवाना अभी के लिए मैंडेटरी नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर हो सकता है कि मैंडेटरी कर दे बेटा, लेकिन अभी के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो याद रखना, प्रोफेशन का तीसरा फीचर क्या है कि हर प्रोफेशन से रिलेटेड एक पर्टिकुलर एसोसिएशन सेटअप की गई है जहां पे आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी होता है। लेकिन ये सिचुएशन जो है मैनेजमेंट के फील्ड में अभी मैंडेटरी नहीं की गई है। मैनेजर्स के साथ ये कंपल्सरी नहीं है कि उन्हें किसी ना किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये वाला फीचर जो है प्रोफेशनल एसोसिएशन का, वो अभी मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर हो सकता है कि ऐसा कोई लॉ आ जाए जिसमें हर एक मैनेजर को एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट एसोसिएशन से क्या लेना पड़े बेटा, लाइसेंस लेना पड़े। क्लियर है बेटा? तो अभी ये वाले जो दोनों फीचर्स हैं ये अभी मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं। चीजें क्लियर है बेटा? याद रखना, हर एक प्रोफेशन के पर्टिकुलर एसोसिएशन है, आपको उनके साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा मेंबरशिप लेने के लिए। ये प्रोफेशन का फीचर है। लेकिन मैनेजर के साथ ऐसा नहीं है। एक मैनेजर को मैनेजर बनने के लिए किसी पर्टिकुलर मैनेजमेंट एसोसिएशन से या इंस्टीट्यूशन से रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है। तो अभी ये वाला फीचर जो है मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि ये क्या हो जाए बेटा, आगे जाके इंप्लीमेंट हो जाए। क्लियर है बेटा? फोर्थ फीचर देखिए बेटा,
एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। हर एक प्रोफेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एथिकल कोड्स का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे डॉक्टर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि डॉक्टर्स कभी भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर एक पेशेंट को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, वो किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस डॉक्टर्स के लिए बने गए हैं। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी ICAI कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देती है। CS आप बनेंगे तो ICSI आपके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देगी, ठीक है। बार काउंसिल, आप एडवोकेट बनते हैं तो बार काउंसिल के आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि हर प्रोफेशन को परफॉर्म करने के लिए उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो पर्टिकुलर एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन के जरिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा बेटा, अगर आपने कबीर सिंह मूवी देखी हो तो उस कबीर सिंह मूवी में शाहिद कपूर ने एक बार ऑपरेशन जो है ड्रिंक करके कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। ड्रिंक करके उसने वो ऑपरेशन किया था, तो उसके ऊपर शिकायत की गई थी। फिर मेडिकल काउंसिल ने उसका क्या किया था बेटा, लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि आप ड्रिंक करके क्या नहीं कर सकते, किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये आपके एथिकल कोड्स को ब्रीच कर रही है चीज। यानी कि अब जब आप ऑपरेशन करोगे तो वहां पे आपका पूरा फोकस चाहिए। वहां पे आप ड्रिंक करके क्या नहीं कर सकते बेटा, ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो कबीर सिंह का एग्जांपल अगर आपने देखा हो, वो मूवी आपने देखी हो, तो वहां पे उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि उसने क्या किया था, ये जो एथिकल कोड्स हैं जो उस पर्टिकुलर एसोसिएशन ने बनाए थे, उनको उस कबीर सिंह ने क्या किया था बेटा, ब्रीच किया था, या उस कानून को उसने तोड़ा था। तो याद रखना, हर एक प्रोफेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस किसने बनाए हैं? उस प्रोफेशन से रिलेटेड पर्टिकुलर एसोसिएशन ने। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर अभी के लिए ऐसा कोई नहीं है कि मैनेजर्स को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नाम से कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाएं जो हर एक मैनेजर के ऊपर इंप्लीमेंट हो। लेकिन प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेजर्स के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों फीचर अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। और लास्ट हमारा फीचर है प्रोफेशन का सर्विस मोटिव। क्या है बेटा? सर्विस मोटिव। सेवा प्रोवाइड करवाने का उद्देश्य होता है मेन। कोई भी एक इंडिविजुअल किसी प्रोफेशन से जुड़ता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटा सर्विस प्रोवाइड करवाने का। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो CA हो, चाहे वो CS हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? लेकिन मैनेजमेंट का मेन फीचर क्या होता है बेटा? प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कमाना। उसका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस मोटिव का नहीं होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि हम सोसाइटी से रॉ मटेरियल्स लेते हैं, सोसाइटी से ही हमें लेबर मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए भी क्या करें बेटा, कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक मेन गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन हाँ, सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव के साथ ही आप लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक सकते। आपको सोसाइटी के लिए भी और कंट्री के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो अभी के लिए प्रोफेशन के अंदर जो भी प्रोफेशन में जा रहा है, चाहे वो एडवोकेट बन रहा हो, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो CA है, चाहे वो CS है, तो उसका मेन मोटो क्या है बेटा? सर्विस प्रोवाइड करवाना। वहीं पर ही मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो अभी के लिए ये जो सर्विस मोटिव वाला फीचर है वो प्रोफेशन के अंदर इंप्लीमेंट नहीं है। लेकिन आप इन चारों फीचर्स को फोकस करेंगे, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन चारों में मैंने एक लाइन बोली है कि हो सकता है आने वाले समय में ये चारों के चारों फीचर्स जो हैं मैनेजमेंट के अंदर भी इंप्लीमेंट हो जाए। और फर्स्ट वाला तो है ही सही। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन तो नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट is on a path to become profession। मतलब मैनेजमेंट प्रोफेशन बनने के पाथ पे चल रहा है। अभी ये चारों के चारों फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि ये चारों के चारों फीचर्स क्या है बेटा, मैनेजमेंट के अंदर इंप्लीमेंट हो जाए। तो इस ब्याह पे हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है अभी प्रोफेशन तो नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट उस पाथ पे है कि वो आने वाले समय में क्या हो सकता है, प्रोफेशन बन जाए। सो दिस इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने आर्ट के फीचर्स पढ़े और उसे मैनेजमेंट के साथ कंपेयर किया और इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। हमने साइंस के फीचर्स पढ़े, फिर मैनेजमेंट के साथ कंपेयर किया और इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है। फिर हमने प्रोफेशन के फीचर्स पढ़े और उसको मैनेजमेंट के साथ इंप्लीमेंट करके देखा और इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैनेजमेंट अभी के लिए प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में वो क्या हो सकता है, प्रोफेशन बन सकता है। तो ये था बेटा नेचर ऑफ मैनेजमेंट और आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पर ही कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट अगर आपको रहता है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको ना भूलना है बेटा। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना। जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।